चलिए, तो आज से हिंदी शुरू करेंगे। ठीक है, हिंदी 2000 कब का है? 18 का फर्स्ट सिटिंग ना, 2018 का फर्स्ट सिटिंग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बन गया? सब है वहां, जितना तो सब है बना। चलो, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। क्या क्वेश्चन? बुढ़ापा में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस बात में बुढ़ापा कौन सा संज्ञा? बुढ़ापा पूछ रहा है कि जो बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है। ठीक है, तो बुढ़ापा, जवानी, बचपना, खटास, मिठास, तितास, ठीक है, ऊंचा, नीचा, ते सब होता है भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। खटास हो, मिठास हो, बचपना हो, बुढ़ापा हो, जवानी हो, लिखावट हो, ठीक है, तो ये सब कौन सा संज्ञा होगा? भाववाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरी जाति का बोध हो, सुजातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे व्यक्ति, किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति वस्तु का नाम का पता चले, जैसे राम, सीता, गीता, ये सब हो गया। समूहवाचक संज्ञा, जिसमें समूह का, जैसे वर्ग हो गया, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, सब कौन सा संज्ञा हो गया? समूहवाचक। तो बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे, बुढ़ापा कौन? और इधर है, अरे इधर है। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? भाववाचक। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? अरे एक और पेज है। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? भाववाचक। अलग लाग गया ना। हाँ, बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आइए, विशेषण का मुख्य कितने भेद होते हैं? विशेषण के क्या भेद? 4 भेद। ठीक है, विशेषण के कितना भेद? 4 भेद। संज्ञा के पूछे तो संज्ञा के कितना भेद? 5 भेद। सर्वनाम का? सर्वनाम 6 भेद। ठीक है, कारक का? कारक का 8 भेद। ठीक है, तो इसी तरह विशेषण का क्या भेद? 4 भेद। संज्ञा का 5, सर्वनाम का 6, कारक का, काल का, काल का 3 भेद। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, संधि का भी 3 भेद होता है। संधि का भी 3 भेद, संधि का भी 3 भेद है ना, बुलाइएगा। चलिए आते हैं, विशेषण के कितना भेद? 4, संज्ञा के कितना? 5, सर्वनाम के कितना? 6, कारक के कितना? 8, काल के कितना? 3, संधि के कितना? 3। स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। किसका भेद है? संधि का। आपने क्या खाया है? क्वेश्चन है कि आपने क्या खाया है। इस वाक्य में क्या, कौन सा प्रश्न? क्या है, क्या है, कौन है, आप क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। दिख रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है ना? आपने क्या खाया है, उसमें क्या क्या है? तो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है। आपने क्या खाया है, उसमें क्या, तो क्या ना होता है? क्या हुआ? प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, कौन है आप, तो कौन क्या है? प्रश्न। यहाँ भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम? तो दिक्कत? भविष्य काल के कितने प्रकार? भविष्य काल का, भविष्य काल का 3 प्रकार। लाइन चल गया बोरा में। चलो ध्यान दो, भविष्य काल के कितने प्रकार है? तो कितने प्रकार है? 3। भविष्य काल का प्रकार पूछे या भेद पूछे तो क्या गो? 3 गो। ठीक है, भविष्य काल में कब का पता चलेगा? आने वाला समय। आने वाला समय का पता चले तो उसको भविष्य का। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं खाऊंगा, वह जाएगा, आप परीक्षा लिखिएगा। ठीक है, तो जो आने वाला समय के बारे में बताओ उसी को क्या कहते हैं? भविष्य का। ठीक है, तो भविष्य काल के कितने में? 3। चलिए आगे, और छोटा करो बउआ। चलिए, हेलो ला जाता है, कोई बात ना है, बच्चा लोग को होता है। चलो, दयोधन क्या है? दयोधन का संधि विच्छेद करना है। दयोधन का क्या करना है? संधि विच्छेद।
दयोधन का संधि विच्छेद क्या था? दधि प्लस ओदन, है ना? ये हो गया दयोधन। दधि प्लस ओधन बराबर क्या होगा? दयोधन। ठीक है, दधि प्लस ओधन बराबर दयोधन। दयोधन का संधि विच्छेद करना क्या होगा? दधि प्लस ओदन। दधि प्लस ओदन बराबर दयोधन। कोई दिक्कत? चले आगे। राम ने भिखारी को पैसा दिए। हो रहा है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति है? पूरा कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। कौन कारक? संप्रदान। राम ने भिखारी को पैसा दिया, इसमें कौन कारक है? संप्रदान कारक। राम ने भिखारी को पैसा दिया, कौन कारक? संप्रदान कारक। लोह पुरुष में कौन सा समास है? लोह पुरुष में कर्मधारय समास। लोह पुरुष क्या है? कर्मधारय समास। लोह पुरुष क्या है? कर्मधारय समास। लोह पुरुष कर्मधारय समास। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन, निर्जन में कौन सा उपसर्ग? एक चीज ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग आगे जुड़ता है, शब्द का पहले जुड़ता उपसर्ग। पूछता है कि उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? तो सबसे पहले। उपसर्ग सबसे पहले, प्रत्यय शब्द के बाद। ठीक है, उपसर्ग सबसे पहले। तो हम बोला निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो निर, निर ना, ये निर क्यों? निर बी। देखिए निर्जन टूटता है बोलने में, देखिए निर्जन, निर आगे जुट रहा है, निर्जन। ठीक है, तो हो गया निर, इसमें उपसर्ग लगाओ। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर। निर्जन में कौन उपसर्ग है? निर। बोलवे नहीं करना मुंह से। निर्जन में कौन उपसर्ग? निर। चलो आगे। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शुद्ध है? शुद्ध लिखा हुआ बताइए कौन है जो शुद्ध एकदम सही लिखा है? कौन नंबर? सोनित। देखिए ये शुद्ध लिखा हुआ है। ये कैसा लिखा हुआ? शुद्ध। यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो एक किसमें परिवर्तन, यानी एक के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाता है तो एक किसमें बदल जाएगा? तो किसमें बदल जाएगा? आय में। आय, ये ना आय में। यदि अ के बाद कोई भैया अलग स्वर आ जाएगा तो अ किसमें बदल जाएगा? आय में। किसमें बदल जाएगा? आय में। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध देखना है, शुद्ध कौन लिखा हुआ? आपके दर्शन कब होंगे? मैंने यह काम करा है। प्यास से होठ सूख रहा है, मेरा बात सुनो। कौन है इसमें? आपके दर्शन कब होंगे, ये शुद्ध लिखा हुआ है। आपके दर्शन कब होंगे कैसा लिखा हुआ है? चला आगे। हाथ साफ करना, न कहते हाथ साफ कर लिया, तो हाथ साफ करना मुहावरा है, तो उसका मतलब क्या होता है? चोरी करना। न कहते हाथ साफ करके आए हैं, गल्ला में तो कर देता है ना हाथ साफ। ठीक है, अंकित कभी करता कि नहीं? कभी नहीं। भूले टंडा। ठीक है, तो हाथ साफ करना का मुहावरा का क्या होता है? चोरी करना। हाथ साफ करना का चोरी करना। आगे बढ़ाना भी। ठीक है, हाथ साफ करना का मुहावरा का चोरी करना। हाथ साफ करना यानी चोरी करना। कौन चोरी बाबा का प्रसाद का? गजब हो रहा है। तमाशा का कर रही है। आओ 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 आओ। हेलो। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध देखना है, तो कौन है? सब ही तैसी है लेकिन ये शुद्ध लिखा हुआ है। शुद्ध वाला बहुत सारा आता है प्रश्न, जो शुद्ध वाले प्रश्न होते हैं ना वो बहुत सारे। इसको ध्यान से जो बुक रीडिंग करेगा ना, किताब घर में रीडिंग करिएगा, उसको शुद्ध अशुद्ध में आसानी से खोजने में कोई तकलीफ नहीं होगा। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम। देखो प्रत्यय बाद में बोलिए अंतिम। देखिए इम लास्ट में क्या बोला था? अंतिम। अंतिम तो आखिरी में जुड़ रहा है तो प्रत्यय हुआ, अब पहले जुड़ रहा तो उपसर्ग। उपसर्ग पहले जुड़ता है शब्द में, और प्रत्यय बाद में जुड़ता है। तो उसी तरह अंतिम में कौन सा प्रत्यय हो गया? इम। अंतिम। देखिए नाक से बुला रहा अंतिम, इम इम बुला रहा है ना, तो अंतिम ये प्रत्यय है। तिम है,
अंतिम, इम है जी, अंतिम। अष्टाध्याय में कौन सा समास है? अष्टाध्याय में कौन सा समास है? द्विगु। अष्टाध्याय में कौन सा समास? द्विगु समास। अष्टाध्याय में कौन सा समास? द्विगु समास। बिना ग्रामर पढ़े यदि सोचिएगा कि हिंदी बना ले तो भैया बहुत 20-30 गो ग्रामर आता है खाली, ठीक है, या तो रटना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण, प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। आपका ये बुक सब आने लगा। भारत में जो बेरोजगारी बढ़ रहा है किसके कारण? जाति प्रथा के कारण, ठीक है, सॉरी सती प्रथा हो गया, जाति प्रथा। भारत में जो बेरोजगारी बढ़ रहा है किसके कारण? जाति प्रथा के कारण, ठीक है, जाति प्रथा। जाति प्रथा है क्या? जैसे कि लोहार तो भैया लोहा पीटेगा, सोनार है तो सोना बेचेगा, तो जाति प्रथा है, ठीक है। ब्राह्मण है तो पूजा पाठ के काम करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता, तो जाति प्रथा है, समझे कि नहीं? तो बेरोजगारी का मेन कारण क्या है? जाति प्रथा। आपका स्टोरी के हिसाब से श्रम विभाजन जाति प्रथा के हिसाब से है। आपका चैप्टर का नाम क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा। इसका लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बोलना नहीं, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनका कहना है कि जो भारत में बेरोजगारी हो किसके कारण है? जाति प्रथा के कारण। चलो दे दो, तुम नींद में रहे, बुआ दे दो, उसको दो। नींद है, बाबू के बराती में आना है। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार सुख। पेड़ पर रचना विनोद कुमार सुख, यानी है लिखा पेड़ पर रचना। मान लीजिए एक तरह की कहानी है, तो कौन लिखे हैं? विनोद कुमार सुख। पेड़ पर जो कमरा है इसको लिखने वाले कौन है? विनोद कुमार सुख। आपका किताब में कौन सी लिखा है विनोद कुमार सुख? मछली कहानी। आपका जो कहानी है मछली, मछली का लेखक कौन? विनोद कुमार सुख। पेड़ पर कमरा का भी रचना कौन? विनोद कुमार सुख। मछली की रचना कौन? विनोद कुमार सुख। बुलाइएगा। कहानी का नाम है पेड़ पर कमरा। ट्री हाउस होता भी है, इसको ट्री हाउस कहते हैं, पेड़ पर घर बना हुआ, तो उसी पे कहानी लिखे पेड़ पर कमरा, तो इसको लिखने वाले हैं विनोद कुमार सुख। मछली जो आपका कहानी है बुक का, वो भी लिखे हैं विनोद कुमार सुख। शुक्ल है, शुक्ल सुल पढ़ रहा है, सुल खड़ गया की। बी आर नारायण कौन है? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना मतलब ट्रांसलेशन। तो कौन कहानी का अनुवाद किया है? दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा में है। कौन भाषा में है? कन्नड़ भाषा में है। तो कन्नड़ भाषा हम लोग पढ़िएगा, नहीं जान सकते हैं, तो कन्नड़ भाषा में था, इसको हिंदी में अनुवाद कौन किए? बी आर नारायण, ठीक है। बी आर नारायण को हिंदी में कौन किए? दही वाली मगम्मा कहानी को बी आर नारायण ट्रांसलेशन किए था, कन्नड़ में उसको कर दिए हिंदी में। तो पूछेगा दही वाली मगम्मा का अनुवाद करने वाले कौन है? बी आर नारायण। दही वाली मगम्मा के लेखक दही वाली मगम्मा का श्रीनिवास, ठीक है। दही वाली मगम्मा का लेखक श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा श्रीनिवास। दाते विश्वास सात कोड़ी होता, सात कोड़ी होता। दाते विश्वास के लेखक सात कोड़ी होता। दही वाली मगम्मा श्रीनिवास, बोलना नहीं, दही वाली मगम्मा श्रीनिवास। दाते विश्वास सात कोड़ी होता। नगर सुजाता। नगर कौन? सुजाता। नगर का लेखक सुजाता। मां ईश्वर पटेल का। एक बार फिर से रिपीट हो जाए। अब पहले बताइए कि दही वाली मगम्मा का अनुवाद कौन किया? बी आर नारायण। इसको लिखने वाले कौन है? श्रीनिवास, ठीक है। माँ का लिखने वाला ईश्वर। जाति विश्वास का सात कोड़ी होता। नगर का सुजाता।
पूछेंगे नहीं बताइएगा तो सोच लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो, कवियत्री, देखो कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है। मर्दाना यदि कविता लिख रहा है तो कवि कहेंगे, मर्दाना लिख रहा है तो कवि, औरत लिख रही है तो कवियत्री। तो कवि हो गया पुल्लिंग, ये हो गया पुल्लिंग, ये हो गया स्त्रीलिंग। अब पूछा है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो कवियत्री। मर्दाना कवि लिख रहा है तो सॉरी कविता लिख रहा तो कवि, औरत लिख रही तो कवियत्री। कोई दिक्कत? तो कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री। चलिए, तो कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ जी? 1961 में। अनामिका का जन्म 1961। अनामिका कवियत्री है, कहानी कविता लिखने वाली है। इनका जन्म कब हुआ? 1961। चलिए, घनानंद की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। जो घनानंद थे वो कविता लिखते थे तब ब्रज भाषा में। कौन भाषा में? ब्रज भाषा। अब ब्रज भाषा श्री कृष्ण जी की भाषा, ठीक है। तो जो घनानंद किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा। घनानंद किस भाषा में? ब्रज भाषा। आगे बढ़िए ना। तो घनानंद किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा। अरे घनानंद बोलिए ना, ब्रज भाषा में। घनानंद ब्रज भाषा में। किसके अनुसार? सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। सिद्धांत को किसके बदल दिए थे? खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार सेन साहब सिद्धांत को भी क्या कर दिए थे? बदल दिए। सेन साहब की कितनी पुत्रियां? सेन साहब की 5 पुत्रियां, ठीक है। चले, देखिए लाइन आपका बहुत साथ दे रहा है, ठीक है। सरकार भी आपका भी उसी साथ दे रहा है, ठीक है। नसीब भी आपका वैसा ही साथ दे रहा है। खाली वादा करते हुए विकास करिए या ना करिए, खाली साथ दीजिए ना। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया था? एकलौता था। खोखा कैसा था? एकलौता, ठीक है। अब बुढ़ापा का ही एक सहारा था। खोखा कैसा लगा था? मदन ही खोखा कैसे दांत तोड़ा था? ठीक है। हम एक फैन है, 1 नंबर किया था, कांच के मारा था, मन भर मारा। एकलौता के दुलौता छोड़ा दिया। तो किसके अनुसार सिद्धांतों को बदल दिए थे? खोखा के 2 दांत कौन तोड़ा? सेन साहब क्या गो बेटी? बेटी क्या गो? कौन को? सीमा, आरती, आलो, शेफाली, रजनी। सेन साहब क्या गो पुत्री थी? सबे होनहार और सुशील, ठीक है। सुंदर, सुशील और होशियार। माँ बाप को गर्व था। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। इसको सोना से भरा दम सिक्का मिला, दम घड़ा, ये घड़ा। इतना बकलोल, एक बारे में जानो, इतना बकलोल। अरे मिला तो चुपचाप गपचा लेना चाहिए, रख लेना चाहिए गपचा। अब हम चापसी का हावेला गया, ब्रिटेन गया, वहां महारानी के पास जमा कराया कि हमको इनाम उनाम मिलेगा। अरे बकलोल, घर पूरा भरल सोना, सब कितना बड़ा इनाम चाहिए तुमको? अब वो जाके वहां जमा कर दिया अपना अथी में, राज्य में। अब पता चला उसको बहुत कीमती था। अब उसका क्या, उसको पिघला दिया सोना को, पिघला के सिक्का बना दिया। अगर कुछ न बुरा कर दिया, ठीक है। सोना से भरा सिक्का घड़ा किसको मिला था? वॉरेन हेस्टिंग। और उसका क्या नाम था? दारिस नामक सोने का सिक्का से भरा था, और इसका महत्व बहुत कीमती था। तो इसलिए वॉरेन हेस्टिंग सोचा कि बहुत कीमती है तो इसको वहां जमा करेंगे ना, तो हमको कुछ बड़ा इनाम मिलेगा। इनाम का मिलेगा कि पहुंचा देता है, जाएगा जाए से पहले ही पिघला उला के कहानी खत्म। कहानी पढ़ना है आप। दाते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? उड़िया। उड़िया,
ये उड़ीसा की कहानी है, सच्ची घटना पे आधारित है, आपका ढाते विश्वास। अब कहाँ की है? उड़ीसा की है। जो वो कहानी कहाँ की है? उड़ीसा। तो उड़ीसा में उड़िया भाषा बोला जाता है। उड़ीसा में कौन भाषा? उड़िया। तब तो बनेगा पुड़िया। ठीक है। तो ढाते विश्वास किस भाषा में है? उड़िया का। कौन सा राज्य का है? उड़ीसा। उड़ीसा। अब ढाते विश्वास कौन लिखा? अरे ढाते विश्वास, ढाते विश्वास 7 कोड़ी होता। ढाते विश्वास लिखने वाला कौन है? 7 कोड़ी होता। किस भाषा में है? उड़िया में। किस राज्य की कहानी है? उड़ीसा। पूछता है कि ढाते विश्वास किस राज्य को बाढ़ से प्रबल दिखाया गया? तो उड़ीसा। उड़ीसा में भी बिहार जैसा खतरनाक बाढ़ आता है, लसार देता है धर के। डुबाता नहीं, लसार देता है। समझ गया ना? क्या करे, जवानियत यहाँ चल रहा था। अब दूर चट्टानों की गोद में किस कवि की पंक्ति है? कविता में से पंक्ति उठा गया है। दूर चट्टानों की गोद में कौन लिखा है? ये रेनन मरियाल रिल्के। रेनन मरियाल रिल्के। एक बाबू का नाम है जोसेफ रिल्के। रेनन मरियाल रिल्के के बाबू का नाम जोसेफ रिल्के। ठीक है। रेनन मरियाल रिल्के के बाबू का नाम जोसेफ रिल्के। ठीक है। जो भी राख के बारे में आएगा ना, तो राख का चर्चा कहीं भी आपको हो रहा है तो समझ जाइए जोसेफ रेनन मरियाल रिल्के द्वारा लिखा है। हम देखिए, दूर चट्टानों की गोद में राख के बारे में चर्चा करता है, तो उसके लिखने वाला कौन है? रेनन मरियाल रिल्के। बाबू का नाम जोसेफ रिल्के। जोसेफ रिल्के। जीवानंदन दास की किस कविता को प्रभुभूत आलोचकों द्वारा रविदोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई? यानी जीवानंद दास द्वारा कौन सा कविता लिखा गया कि प्रेम का सबसे बड़ा कविता उसको माना गया? लव स्टोरी टाइप का सबसे खतरनाक वाला पोएम। ठीक है। तो कौन था? बललता सेन। बललता सेन कविता का नाम एकदम खतरनाक वाला प्रेम कविता है। ठीक है। खतरनाक वाला प्रेम कविता है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था? हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा मतलब हृदय की शिक्षा। गांधी जी का कहना था कि आध्यात्मिक यदि शिक्षा हम ग्रहण करेंगे ना, तो उससे हृदय की शिक्षा होगी। किसकी शिक्षा होगी? हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा मतलब हृदय की शिक्षा। ये बार बार रिपीट करता है कि आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब गांधी जी का क्या मतलब था? तो हृदय की शिक्षा। ठीक है। आगे बढ़ो। टेढ़ा कर दिया कि टेढ़ा है? हो देखो, तू लोग ना तमाशा कर रहा है। टाइम तो इसी बर्बाद हो रहा है और बर्बाद कर रहा है। कितना तक हो गया? चल रहा है तो